नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित प्रैक्टिस सेट। ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट है और 50 प्रश्न साथियों इस प्रैक्टिस सेट में मेरे द्वारा यहाँ पे शामिल किए गए हैं। आप इन सभी 50 प्रश्नों के हिसाब से आगे कुछ और प्रश्न भी एलटी एग्ज़ाम के लिए अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि मैं समय पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी हद तक अपनी तैयारी कर ली होगी और आपके एलटी परीक्षा में ये कुछ प्रश्न हैं। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में आपके आ जाएं, तो आप हो सके तो सभी प्रश्नों को देखिएगा और इनके हिसाब से कुछ और नए प्रश्न अगर आप इस बीच तैयार कर सको तो आप उनको भी तैयार कर लीजिएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न साथियों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में या रशिया में या रूस में? तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है साथियों, ठीक है। और ये भ्रंसोत पर्वत का उदाहरण है, यानी ब्लॉक माउंटेन है। तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, ब्लॉक पर्वत होता क्या है? इनका निर्माण तनाव की शक्तियों के द्वारा होता है, ओके। और खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में जब दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं, और इस कारण क्या होता है कि धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस कारण दरारों के समीप उठे भाग को ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों, ये जो ब्लॉक पर्वत हैं इनका निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है, अतः इनको भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है, यह ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। आकार इनका मेज के समान होता है और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, वासास रेंज है यूरोप महाद्वीप के राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पश्चिम में, वॉस्चेश पर्वत है, ठीक है, पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, यही है जर्मनी वाला, और साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान में है, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए में है, और भारत का सतपुड़ा पर्वत कुछ ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, इस प्रकार ये जो उठा हुआ भाग है, ठीक है, तो इसी को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, ठीक है। और जो ये धंस जाता है जो ये भाग, इसको रिक्त घाटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, चूना पत्थर का वो स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है पोल्जे, स्टेलैक्टाइट, स्टेलैग्माइट या इंसेलबर्ग, ठीक है। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्टेलैक्टाइट, ठीक है। अब स्टेलैक्टाइट क्या है, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कंदरा या गुफा क्या होती है, ठीक है। तो भूमिगत जल के अपरदन के द्वारा निर्मित जो कंदराएं होती हैं वो कास्ट प्रदेशों में काफ़ी देखने को मिलती है, वहाँ की महत्वपूर्ण स्थलाकृति आप इसे कह सकते हैं। और कंदराएं साथियों ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में देखने को मिलती हैं, जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया या अपघर्षण के द्वारा होती है। अब इन कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव नीचे की ओर लटकता रहता है, इसी को स्टेलैक्टाइट कहा जाता है, ठीक है। और कंदरा के फर्श पर जो चूने का जमाव ऊपर की तरफ को बढ़ता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है स्टेलैग्माइट, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इससे कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। इसको चित्र में समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देखिए, ये आप जैसे देख पा रहे हैं साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो नीचे की ओर लटक रहे हैं, ठीक है, ये तो ये स्टेलैक्टाइट है, ओके। और जब यहाँ से नीचे की तरफ ये आप ऊपर की तरफ के लिए देखिए, ये जो चूने का जमाव है, ठीक है, तो इसको स्टेलैग्माइट कहा जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेलैक्टाइट और स्टेलैग्माइट, जब ये दोनों का मिलन होता है तो यहाँ पे कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है बीच में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है एटना, ऑप्शन बी है स्ट्राम्बोली, सी है वल्केनो, डी है क्राकाटोआ। तो इसका राइट आंसर है साथियों स्ट्राम्बोली, ठीक है। स्ट्राम्बोली इटली में है ये ज्वालामुखी और काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी का ये उदाहरण है, ओके। तो इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, पेडिमेंट निर्माण संबंधित है नदी क्रिया यानी बहता जल से, लहर क्रिया से, वायु क्रिया से या भूमिगत जल क्रिया से? तो साथियों इसका राइट आंसर है नदी क्रिया से, ठीक है। नदी क्रिया से पेडिमेंट निर्माण संबंधित है। देखिए, मरुस्थलीय भागों में पर्वतीय ढालों या पठारी ढाल पर जल द्वारा अपरदन के कारण अवतल ढाल वाले स्थल रूप को पेडिमेंट कहा जाता है और इससे निर्मित मैदान को पद स्थली कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी अच्छा प्रश्न है। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है बहता जल से या जल के द्वारा अपर्दित होकर के बनता है। पांचवा प्रश्न है, सील्ड ज्वालामुखी प्रायः पाए जाते हैं।
हॉट स्पॉट के ऊपर अपसारी प्लेट के किनारों के सहारे, संरक्षित प्लेट के किनारों के सहारे, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है साथियों, हॉट स्पॉट के ऊपर प्राय सील्ड ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हर प्रश्न की व्याख्या कर पाना संभव नहीं है, ओके। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्वतः भी देख सकते हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न है, आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है? प्लाया, बाल्सन, मरुस्थलीय बेसिन या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों, प्लाया, ठीक है। आंतरिक नदियों के द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील को प्लाया कहा जाता है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है? ऑप्शन है प्रपात, बी यार्डंग, युवाला या मोरेन। तो साथियों, वायु अपर्दन के द्वारा यार्डंग का निर्माण होता है, ठीक है। तो यार्डंग का निर्माण अब वायु अपर्दन के द्वारा होता है, ठीक है। युवाला भूमिगत जल बनाता है, मोरेन हिमानी बनाती है और प्रपात या जलप्रपात नदी बनाती है। देखिए साथियों, यार्डंग की रचना पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति ज्यूजेन इसके विपरीत होती है, ठीक है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों की परतें पवन प्रवाह की दिशा में लंबवत होती हैं तो कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें अधिक अपर्दित होने लगती है, और उससे क्या होता है, वहाँ पर गहरी और लंबी नालियों का निर्माण हो जाता है। इसी को यार्डंग कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें पवन द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो जैसे इंसेल वर्ग है साथियों, ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। छत्रक शिला है, भूस्तंभ है, ज्यूजेन है, ड्राई कांटर है, जालीदार शिला है, बालू का स्तूप है और बरखान है, ठीक है। अब यहाँ पे यार्डंग को चित्र से आप समझिए। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार की जो रचना है इसी को यार्डंग कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, पैटरनास्टर झीलों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापात या हिमनद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है साथियों, हिमनद के द्वारा। पैटरनास्टर जो झील है इनका निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। साथियों, हिम सोपानों में क्लिप के पास सिरे गहरे होते हैं। हिम के पिघल जाने पर इन गर्तों में जल एकत्र हो जाता है तथा छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन्हीं झीलों को साथियों पैटरनास्टर झीलें कहा जाता है। नवा प्रश्न है साथियों, क्वार्ट्जाइट निम्न में से किस सेल का कायांतरित रूप है? चूना पत्थर का, नीस का, बलुआ पत्थर का या सेल का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्वार्ट्जाइट जो है ये बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 10वां प्रश्न है, बृहत बेसिन अवस्थित है, ठीक है, यूएसए में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अफ्रीका में? तो साथ में बृहत बेसिन ये यूएसए में स्थित है। 11वां प्रश्न है, मोरेन का जमाव होता है नदी द्वारा, महासागर द्वारा, पवन द्वारा या हिमानी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर साथियों, हिमानी के द्वारा। मोरेन का जमाव हिमानी के द्वारा होता है, ठीक है। और मोरेन को हिमोड भी कहा जाता है, ठीक है, हिमोड कहा जाता है। तो अगर हिमोड भी आपको मिलेगा तो एक ही बात है। साथियों, हिमोड या मोरेन जब हिम नदियाँ पर्वतों से खिसककर हिम रेखा से नीचे उतरती हैं तो तापमान बढ़ जाने से वो पिघल जाती हैं और अपने साथ बहाए हुए अवसाद का निक्षेप कर देती हैं। ये निक्षेप विभिन्न आकार और रूप के होते हैं। इन्हीं को साथियों हिमोड या मोरेन कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिमोड या मोरेन ये हिमानी के द्वारा अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है साथियों, अपितु ये निक्षेप क्रिया से निर्मित स्थलाकृति है। तो निक्षेपण से बनी है, जमाव से बनी हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हिमानी निक्षेप से निर्मित अन्य स्थलाकृतियाँ जैसे एस्कर है, केम है और ड्रमलिन, इसके कुछ उदाहरण हैं। 12वां प्रश्न है, इनसेल वर्ग का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? हिमानी, नदी, पवन या भूमिगत जल? तो इसका राइट आंसर है साथियों, इनसेल वर्ग का निर्माण पवन के द्वारा किया जाता है। 13वां प्रश्न है, डाइक क्या है? अच्छा प्रश्न है ये भी। ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति या हिमनद निर्मित स्थलाकृति? तो इसका राइट आंसर है साथियों, डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति का उदाहरण है, ओके। साथियों, डाइक या भित्तिशिला भी इसको कहा जाता है। तो लावा बाहर निकलते समय जब अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबवत दीवार या बांध के रूप में जम जाता है तो इसी को साथियों भित्तिशिला या डाइक कहा जाता है। और इस प्रकार के डाइक आपको साथियों झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक देखने को मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें हैं उसके उदाहरण में आप देखेंगे तो लेकोलिथ है, पत्रक शिला है, लेफोलिथ है, फैकोलिथ है, बैथोलिथ है, ये सभी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। और डाइक या भित्तिशिला भी अपने आप में एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यहाँ पे आप देखिए,
ठीक है। तो इस प्रकार जो ये लावा है या सारी चट्टानों के बीच में जब इस प्रकार फंस जाता है तो इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है, इसी को डाइक कहा जाता है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में, परिपक्व नदी में, चूना पत्थर क्षेत्र में, या इनमें से कहीं नहीं। तो साथियों ये हिमानी क्षेत्र में होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यू आकार की घाटी हिमानी बनाती है, और अगर भी आकार की घाटी पूछा जाएगा तो ये नदी बनाती है। ओके। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वेनिशिंग ओशियन या छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में भी कहा जाता है, इसको आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको वेनिशिंग ओशियन कहा जाता है या छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? तो इसका राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। ठीक है। 16वां प्रश्न है, किस महासागर से सारगेसो संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर? तो इसका राइट आंसर है साथियों उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप दक्षिण अटलांटिक, ठीक है, ये नहीं है, उत्तरी अटलांटिक है। और आपको पता है अटलांटिक महासागर का आकार ऐसा आकार का है। ठीक है, तो ये जो उत्तरी अटलांटिक वाला जो हिस्सा है यहाँ पर सारगेसो सागर स्थित है। और सारगेसो सागर साथियों उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। इसका नाम सारगेसो सागर सारगेसम नाम की जड़विहीन घास के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो आपको पता है जलधाराओं के प्रवाह के कारण जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर जल शांत बना रहता है। ओके, और इसी कारण यहाँ पर सारगेसम नाम की घास उगती है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर सारगेसो सागर का नाम दिया गया है। 17वां प्रश्न साथियों, बृहद ज्वार कब आता है? ठीक है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, या जब रात बहुत ठंडी हो। तो साथियों इसका राइट आंसर है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। यहां पे आप इसको समझने की कोशिश करें साथियों। देखिए यहाँ पे सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा आपको एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? बृहद ज्वार की सिचुएशन कहा जाता है। यानी कि जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो ये बृहद ज्वार की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न आता है कि लघु ज्वार किस स्थिति में आता है, ठीक है, लघु ज्वार, तो यहां पे आपको देखना है जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के साथ क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में लघु ज्वार आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। 18वां प्रश्न है, अगलुहास धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में? का राइट आंसर है साथियों हिंद महासागर में। ठीक है, अगलुहास धारा दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर से दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली गर्म पानी की धारा है। ठीक है, तो ये गर्म पानी की धारा है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ है। बरमूडा त्रिभुज या ट्रायंगल, ठीक है, ये अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या दक्षिणी हिंद महासागर? तो इसका राइट आंसर है साथियों उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, ये भी आप इसको भी तैयार कीजिएगा। 20वां प्रश्न है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली पवन है तो फोन, बेरा, चिनूक या मिस्ट्रल? तो इसका राइट आंसर है साथियों फोन। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली पवन है फोन, जबकि चिनूक रॉकी पर्वतमाला के सहारे बहती है। ठीक है, और मिस्ट्रल आप कमेंट में बताएंगे कि ये कहाँ बहती है। इसके बाद है, युवाला स्थलाकृति का निर्माण अपर्दन के किस अभिकर्ता द्वारा होता है? हिमानी, समुद्री लहरें, पवन या भूमिगत जल? तो इसका राइट आंसर है साथियों भूमिगत जल। युवाला भूमिगत जल बनाता है। साथियों युवाला को समझने से पहले आपको घोल रंध्र समझना है। चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ मिलकर सक्रिय घोल बन जाता है। चट्टानों की संधियों में जल घुलकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल लेता है, और इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है, और इन छोटे छोटे छिद्रों को घोल रंध्र कहा जाता है। और जब यही घोल रंध्र, ठीक है, विस्तृत छिद्रों में बदल जाते हैं तो इसको डोलाइन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए युवाला क्या है, निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर के
एक वृहदाकार गर्त का निर्माण करते हैं। इस विस्तृत गर्त को ही युवाला कहा जाता है। यहाँ पे चित्र में आप समझिए, देखिए इस प्रकार आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। सबसे पहले ये छोटे छोटे घोल रंध्र बनते हैं और घोल रंध्र जब ये जो घोल रंध्र हैं ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, डोलाइन, ठीक है। इस प्रकार डोलाइन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे घोल रंध्र मिलकर डोलाइन बना रहे हैं और बहुत सारे डोलाइन मिलकर युवाला बनाते हैं, ठीक है, ओके। और अब आप देखिए यहाँ पे युवाला से एक और स्थलाकृति बन रही है, ये पोलजे जिसको कहा जा रहा है, पोलजे, ठीक है, ये और विस्तृत हो गया। इसके बाद है 22वां प्रश्न, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? नेपाल, म्यांमार, बलूचिस्तान या कश्मीर में? तो इसका राइट आंसर है साथियों म्यांमार में। अधिकांश मौसम या मौसम संबंधी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती हैं? ठीक है, तो अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां साथियों क्या सप्ताह मंडल में होती हैं, आयनमंडल में, क्षोभ मंडल में या बहिर्मंडल में? तो इसका राइट आंसर है साथियों क्षोभ मंडल, ठीक है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जबकि समताप मंडल में इस प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। और समताप मंडल से एक प्रश्न और भी आप ध्यान रखें कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित है, ओजोन लेयर, ठीक है। और साथ ही साथ समताप मंडल में वायुयानों के उड़ने हेतु आदर्श अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। वायुयानों के उड़ने हेतु प्रश्न आ सकता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, वायुयानों के उड़ने हेतु आदर्श अनुकूल दशाएं किस, ठीक है, आप इसको खुद ही देख लीजिएगा, ओके। आयन मंडल की अगर हम बात करें तो आयन मंडल जो रेडियो तरंगे हैं उनको परावर्तित करने की क्षमता रखती हैं और इसी कारण जो संचार उपग्रह हैं वो आयन मंडल में स्थित हैं, ठीक है। 24वां प्रश्न है, वे नियमित हवाएं जो कि गरजती चालिसा तथा चीखता साटा या प्रचंड प्रशासा के उपनाम से जानी जाती हैं, ध्रुवीय पवनें, पछुआ पवनें, चक्रवातीय पवनें या व्यापारिक पवनें? तो इसका राइट आंसर साथियों पछुआ पवनें, ठीक है, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। 25वां प्रश्न, कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में, मध्य अक्षांशीय कोणधारी वनों में या उपोष्ण मरुस्थलों में? तो इसका राइट आंसर है साथियों भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कोपेन की जो सीएस जलवायु है, ठीक है, जिन्होंने जलवायु के जो प्रकार बताए हैं तो उसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सीएस जलवायु उनकी पाई जाती है। जो इन्होंने वर्गीकरण किया था तो उसके अनुरूप भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सीएस जलवायु मिलती है। 26वां प्रश्न, विली विली क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बहुत ऊंचा ज्वार है या भारत के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, विली विली, ठीक है। 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन कायंतरित सेल का रूप नहीं है? ठीक है, ग्रेफाइट, सेल, सिस्ट या बेसाल्ट? तो इसका राइट आंसर साथियों बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय सेल का उदाहरण है, ठीक है। 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है? चूना पत्थर, सेल, कोयला या ग्रेबो? तो साथियों बाकी सभी अवसादी सेल का उदाहरण है, लेकिन ग्रेबो ये अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है। और ग्रेबो साथियों ये आग्नेय चट्टान है जो रूपांतरण के फलस्वरूप कायंतरित चट्टान सरपेंटाइन में बदल जाता है, ठीक है। और वैसे ग्रेबो साथियों अपने आप में एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। बाद में रूप परिवर्तित होकर के इससे सरपेंटाइन का निर्माण होता है जो कि कायंतरित सेल का उदाहरण है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में एक अवसादी सेल नहीं है। साथियों अवसादी सेलों को परतदार सेल भी कहा जाता है और परतदार सेलें ऐसी कौन सी है जो रूपांतरित सेल में कन्वर्ट होती हैं? जैसे बालू का पत्थर है, ये क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बालू का पत्थर और कॉन्ग्लोमरेट ये क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होते हैं, बदल जाते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में, क्ले एवं सेल स्लेट में, और जैसे कोयला है वो ग्रेफाइट या हीरा में बदलता है, हीरा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 29वां प्रश्न है, सेलों के स्वस्थान पर अपघटन एवं विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपघर्षण, अपर्दन, ऋतु अपक्षय या संचारण? तो इसका राइट आंसर है ऋतु अपक्षय, ठीक है। जब सेल अपने स्थान पर टूट फूट जाती है, बिखर जाती है तो इसको ऋतु अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है हिम सुमार्जित या रासमुटोने निम्न में से किस में पाई जाती है? ठीक है, नदीय स्थलाकृति, हिमनदीय स्थलाकृति, समुद्री स्थलाकृति या काष्ठ स्थलाकृति, ठीक है। या ये भी आप कह सकते हैं कि हिम सुमार्जित या रासमुटेनी अपर्दन का कौन सा अभिकर्ता बनाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों हिमानी या हिम नदियाँ, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा रासमुटोने जो है इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं, हिमानीकृत क्षेत्रों में हिम अपर्दित शिलाएं दूर से देखने पर ऐसी दिखती हैं मानो मुलायम ऊन वाली भेड़ें बैठी हों, इन्हीं को रासमुटोने या भेड़ शिला कहा जाता है, ठीक है। चित्र के माध्यम से आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है।
इस तरफ आप देखिए अपर्दन से, यहाँ पे कम ढाल है, लेकिन इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर तीव्र ढाल देखने को मिलता है नीचे की ओर। ठीक है। 31वां प्रश्न है, मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियां, वायुयानों एवं जलयानों की गति, बहते हुए जल की गति, चट्टानों की कठोरता। तो इसका राइट आंसर है साथियों, चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है मोहो स्केल से। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? उत्तरी अटलांटिक कटक, दक्षिणी अटलांटिक कटक, मध्य हिंद महासागर कटक या उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है साथियों, उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है टेलीग्राफिक पठार। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः पिट्स वर्ग प्रदेश में पाया जाता है? मोटर गाड़ी, रसायन, सूती वस्त्र, लौह तथा इस्पात। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों, लौह तथा इस्पात। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मोटर गाड़ी उद्योग, ये पिट्सबर्ग जो है ये अमेरिका का मुख्य लौह इस्पात का ये प्रदेश है, क्षेत्र है। ठीक है। और अमेरिका का जो मोटर गाड़ी उद्योग है, अगर ये भी पूछा जाएगा आपसे तो ड्रेटाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेटाइट। ठीक है, ड्रेटाइट। 34वां प्रश्न है, निम्नांकित खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? लौहयस्क, थोरियम सीसा, तांबा या निकेल। तो इसका राइट आंसर है साथियों, थोरियम और सीसा। ठीक है, जिसका सामान्यतः प्रयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में किया जाता है। 35वां प्रश्न है, भारतीय मानक रेखा, ठीक है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो साथियों ये तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है, बाकी सभी राज्यों से होकर गुजरती है। लगभग 5 राज्य हैं जिनसे होकर के गुजरती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर तो ये गुजरती है ही। ओके, और 5 राज्य कौन से जहाँ से होकर के गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, और भारत का मानक यामितर कौन सी रेखा है, अगर ये पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, पूर्व यामितर ये भारत का मानक समय या मानक यामितर रेखा है। 36वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को या 180 डिग्री देशांतर को। तो इसका राइट आंसर है 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, 37वां प्रश्न है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? शुष्क कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध। तो साथियों इसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंध। आपको पता ही है ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, उत्तर में ये 23.5 डिग्री, ठीक है, ये कर्क है, कर्क रेखा है, और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर ये मकर रेखा है। ठीक है, तो इनके बीच की बात हो रही है, इस क्षेत्र की बात हो रही है, पीरा यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इस कारण ये गर्म क्षेत्र होता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाला छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पे मात्रा थोड़ा सुदूर की है, तो इसको क्या कहा जाता है? सूर्य किरीट प्रछाया, प्रछाया या अम्बरा, उपछाया या ब्लैक होल। तो इसका राइट आंसर है साथियों, प्रछाया या अम्बरा कहा जाता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाला छाया का सबसे काला भाग प्रछाया या अम्बरा कहलाता है। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है 24 घंटा 52 मिनट, 24 घंटा 26 मिनट, 24 घंटा 30 मिनट या 24 घंटा। तो इसका राइट आंसर है साथियों 24 घंटा 52 मिनट। ठीक है, 40वां प्रश्न है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर को। आइए अब यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो मकर रेखा है, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण जो मकर रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का जो भाग है, ठीक है, वो सूर्य के सामने होता है, और ऐसी स्थिति में ये भाग ज़्यादा प्रकाश प्राप्त करता है, और यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, और रात यहाँ पे छोटी होती है, जबकि वहीं उत्तरी गोलार्ध में हमको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, ये पृष्ठ भाग है। तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर रात बड़ी होती है और दिन की अवधि छोटी होती है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनांत भी कहा जाता है। तो ये 22 दिसंबर को देखने को मिलता है। ओके, वहीं ठीक सामने इधर आप देखिए, इधर क्या है, ये जो कर्क रेखा आप देख रहे हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, यानी उत्तर में है, ठीक है, इस पर सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग है वो सूर्य के सामने है, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहा है।
और जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश भाग है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि यानी सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। ओके, और रात छोटी होगी। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में रात की अवधि अधिक होगी और दिन की अवधि कम होगी। तो इस स्थिति को उत्तर अयनांत कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अतिरिक्त दो कंडीशन आप यहाँ देख रहे हैं। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ये दो कंडीशन है साथियों, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ओके, और ये दो कंडीशन कब कब आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी जो ध्रुव है, कोई भी पोल या ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं और इसी को विषुव कहा जाता है। और ये दो कंडीशंस होती हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 23 सितंबर को तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। ठीक है, जबकि 21 मार्च को क्या देखने को मिलेगा, ठीक उस स्थिति इसकी उल्टी होगी। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। ओके, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो, लेकिन फिर भी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से स्पेशली इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, 50 प्रश्न यहाँ पे एकदम से यहाँ पे समझाने काफ़ी टफ हो जाते हैं साथियों। 41वां प्रश्न साथियों, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। ठीक है, उपसौर, अपसौर, बसंत विषुव या शरद विषुव। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है अपसौर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है ये कंडीशन होती है 4 जुलाई को। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है या पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो इस स्थिति को हम अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और उपसौर में न्यूनतम दूरी पर जब वो एक दूसरे से होते हैं, पृथ्वी और सूर्य न्यूनतम दूरी पर होते हैं तो उसको उपसौर कहा जाता है और ये 3 जनवरी को होती है। ठीक है, 42वां प्रश्न है, दो बसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतर होता है। ठीक है, 359 दिनों का, 182 दिनों का, 363 दिनों का या 365 दिनों का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों 182 दिनों का। ठीक है, तो आप जानते हैं साथियों। ठीक है, इस प्रकार आप अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये सूर्य है। ओके, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, ये जो दो कंडीशन है, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है, ओके, तो इनके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। ठीक है, तो जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो लगभग आप देखिए 3 महीने का समय लेगी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में फिर 3 महीने का समय लेगी, यानी 6 महीने हो जाएंगे, फिर इधर पहुँचेगी तो फिर 9 महीने और फिर वापस 12 महीने में, यानी कि 1 साल में पूरा चक्कर लगा लेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गैप पूछा जा रहा है इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो बस दो विषुव होते हैं, जब संपूर्ण पृथ्वी का दिन रात की अवधि बराबर होती है तो इनके बीच जो अंतर होता है वो 6 महीने के आसपास का होता है, यानी 182 दिन का अंतर होता है। ठीक है, 43वां प्रश्न है, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है, ठीक है, तो 40,050 किलोमीटर, 40,150 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर या 40,250 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है साथियों 40,076 किलोमीटर पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। और आप मुझे बताएंगे कि ध्रुवीय परिधि कितनी है पृथ्वी की, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 44वां प्रश्न है, उपसौर की स्थिति होती है, ठीक है, 3 जनवरी को, 21 जून को, 4 जुलाई को या 22 दिसंबर को। अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है साथियों 3 जनवरी को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए उपसौर क्या है। ठीक है, पेरिहेलियन भी आप इसको कह सकते हैं। वह स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर स्थित होती है तो ये स्थिति उपसौर कहलाती है और ये स्थिति कब देखने को मिलती है, 3 जनवरी को देखने को मिलती है। और लगभग जो दूरी होती है सूर्य पृथ्वी के बीच 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको आप उपसौर कह सकते हैं। क्लियर, ओके, और यहाँ पे जब ये कंडीशन की मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है तो ये अपसौर है। ठीक है, क्योंकि ये अधिकतम दूरी पर है दोनों।
ठीक है, सूर्य और पृथ्वी। तो उपसौर और अपसौर आप इसको ध्यान रखें। तो अपसौर क्या है? वह स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, इसे अपसौर कहा जाता है, और ये होती है 4 जुलाई को होती है। और लगभग दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। अब याद इसको कैसे रखना है? आप याद इसको ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे उप, आप जानते हैं उप छोटा शब्द है, ठीक है। जैसे जिलाधिकारी होता है तो उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी से नीचे होते हैं पोस्ट में, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं उप, ओके। और साथ ही साथ आप देखिए 3 डेफिनेटली यहाँ पे 4 से छोटा भी है, और जनवरी मंथ भी जुलाई से छोटा है, क्योंकि जनवरी पहला मंथ है, जुलाई 7वां मंथ है। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। वहीं अपसौर, अप मीन्स आप समझ रहे हैं ना, अप मीन्स बड़ा या ज़्यादा, है ना। तो ये स्थिति होती है 4 जुलाई को, ओके। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, अपने अपने तरीके हैं जैसा आप उसको याद रखना चाहो। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आए तो आप उसको सटीक आंसर उसका दें, गलत ना करें। 45वां प्रश्न है, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? चीनी विद्वानों द्वारा, भारतीय विद्वानों द्वारा, मिस्री विद्वानों द्वारा और यूनानी विद्वानों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है यूनानी विद्वानों के द्वारा, ठीक है, ओके। 46वां प्रश्न है, प्रधान यामी कहते हैं किसे? ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को, या 180 डिग्री देशांतर रेखा को। तो आप जानते हैं साथियों, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामी रेखा कहा जाता है। यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, ठीक है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। इस रेखा से ईस्ट की तरफ के देशों में समय आगे चल रहा होता है, और जबकि वेस्ट की तरफ बैक यानी कि पीछे चल रहा होता है समय, ठीक है। चलिए, और भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, या 5.5 घंटा आप कह सकते हैं, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, फास्ट है हमारा समय। 47वां प्रश्न है, आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए वाल्टर पैंक ने, ठीक है, वाल्टर पैंक, बी है WM डेविस ने, सी है JW पॉवेल ने, या जेम्स हटन ने। तो इसका राइट आंसर चाहते हो, वाल्टर पैंक ने आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया था। 48वां प्रश्न, ड्रमलिन क्या है? अच्छा प्रश्न है साथियों। कास्ट प्रदेश में मिलने वाला गर्त है, हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति है, पवन द्वारा निर्मित निक्षेपजन्य स्थलाकृति है, या सागरीय स्थलाकृति है। तो इसका राइट आंसर है हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति, या अंडाकार भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो किसी भी रूप में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको तैयार कर लेना है। 49वां प्रश्न है, मशरूम भू आकृति पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दक्कन ट्रैप में, सहारा मरुस्थल में, ठीक है, तो लिखने में यहाँ पे त्रुटि हो गई होगी, ठीक है, सहारा मरुस्थल में, उत्तरी अमेरिकी मैदान में, या अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है साथियों सहारा मरुस्थल में, ठीक है। मशरूम हुआ करती है, इसको आप छत्रक शिला भी कहते हैं, क्योंकि पवन बनाती है इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे मैं ऐसे से बना दूँ इसको, तो ठीक है, ऐसे ऐसे, ओके, इस तरह से भी आप देख रहे हैं, ये छत्रक शिला है, ठीक है। यही मशरूम भू आकृति है। होता क्या है कि पवन जो कोमल चट्टान है उनको तो काट देती है, लेकिन कठोर चट्टानों को काट नहीं पाती, तो इस कारण ये एक छतरी के समान ऊपर वाला भाग रहता है, और नीचे वाला कोमल भाग कट जाता है, या इसका अपर्दन या घर्षण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति को ही छत्रक शिला कहते हैं, या मशरूम भू आकृति इसको कहा जाता है, देख लीजिए इसको। अंतिम प्रश्न है, ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण होता है महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से, हवा द्वारा लाई गई धूल के निक्षेप से, नदियों द्वारा लाई गई मलबे से, या समुद्री लहरों के निक्षेप से। तो इसका राइट आंसर है महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से, ठीक है। तो इस प्रकार आप ऐसे कई प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। मेरी भी कोशिश होगी कि मैं कुछ और प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवा सकूं, जो कि हो सकता है कि एग्जाम में कुछ प्रश्न यहाँ से आ जाए, आपको कुछ हेल्प मिलेगी, और कुछ आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन भी मैं आपके लिए उसकी भी प्रैक्टिस सेट तैयार करूँगा। तो आप उनको देख लीजिएगा, और बाकी अपनी तैयारी आप अपने स्तर से करते रहिएगा, ठीक है। और खाली समय में आप इन प्रैक्टिस सेटों को समय लगे तो आप देखिएगा, हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्न वहाँ पे आपके एग्जाम के लिए मदद कर सकें। तो धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।